सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज से हम इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये पूरा सिलेबस आपको मैं कराने वाला हूँ। आने वाले 10-15 दिनों में ये टॉपिक हम पूरा कर लेंगे और जो आगे हमारी क्लासेस रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। जैसे आज जो हमारा पहला टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसके बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पत्र हम देखने वाले हैं, किस प्रकार जो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। जैसे पहले हमने प्री का किया था, इस प्रकार हम मेंस का भी करने वाले हैं। जैसे कोई भी टॉपिक मैं शुरू करूँगा, उससे पहले आपको मैं उसका सिलेबस और उसके जो क्वेश्चन पत्र आए हैं 4-5-6 सालों तक, कितने मार्क्स के आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी प्रकार जैसे आज हम इंटरनल सिक्योरिटी शुरू कर रहे हैं, ये 10-15 दिनों में कवर करेंगे। उसके बाद में आपदा प्रबंधन, ऐसे करते-करते मेरी कोशिश होगी जीएस 3 करा दूँ, फिर जीएस 2 में जाएँगे, फिर जीएस फर्स्ट में जाएँगे। तो आने वाले जो 4 महीने हैं, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो 2023 की अभी अपनी तैयारी शुरुआत कर चुके हैं, तो उनके लिए ये लेसन बेहतरीन होने वाले हैं। प्लस 2022 के एस्पिरेंट के लिए भी कुछ लेसन इनमें से काम के हैं। तो हम आज ये देखते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैंने भी ये गलतियाँ की है पहले, कि मेंस लिखते हैं, लेकिन मेंस के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार हमारे पास समय कम होता है या हम कई बार जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि पूरा सिलेबस सही ढंग से नहीं देखते हैं। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी को हम इस पेपर में ऐसा होता है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ, वो तो हम कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन आएँगे, उनको कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। इंटरनल सिक्योरिटी का ये होता है कि हर साल 50 मार्क्स का जीएस 3 के अंदर 50 मार्क्स के इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन आते हैं। 2 छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के। तो 50 मार्क्स का इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन आएँगे और ये सही से आप तभी अच्छे से कर पाओगे, अच्छे मार्क्स तभी ले पाओगे, यदि आपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से देखा हो। तो यहाँ से जो न्यू एस्पिरेंट है, जो बिगिनर्स है, वो एक सीख लेके जाएगा कि मैं जब भी तैयारी शुरू करूँगा अपनी, तो मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास सिलेबस होगा। उसके बाद में क्या होगा, पुराने प्रश्न पत्र होंगे, उसमें मैं ये देखूँगा कि इस सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसका मतलब जो सिलेबस आप 1 महीने में पूरा करने वाले थे, जो किताबें आप 4-5 पढ़ने वाले थे, उसकी बजाय आप क्या करोगे, सिंगल रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करोगे, 10-15 दिनों में आप सिलेबस को पूरा कर लोगे। तो यही काम हमें क्या करना है, सभी सिलेबस पर काम करना है। जैसे आज हम इंटरनल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, कल हमें आपदा प्रबंधन करना है, फिर एनवायरनमेंट पे करना है, इसी तरह हमें इकोनॉमिक्स के जो मुद्दे हैं, उन पे बात करनी है। और आने वाले 4-5 महीनों में मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरी भी मेंस की तैयारी यही चल रही है, अलग से नहीं चल रही है। ये पहले ये डिसाइड किया कि इन 4-5 महीनों में अपने जितने भी मेंस के टॉपिक हैं, चाहे जीएस के हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के, वो सब तैयार कर लेना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप अपने स्तर पर करते रहो, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं खुद अभी हिंदी साहित्य पढ़ ही रहा हूँ। पहले एक बार पढ़ा था, अब दोबारा रीडिंग कर रहा हूँ उसको। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हिंदी साहित्य कैसे पढ़ रहे हो? तो सबको पता है कि हिंदी साहित्य में वही नोट्स है, दृष्टि के नोट्स हैं, वही सब चलता रहता है। सेम रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर रहे हो, वही मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने उस पर काफ़ी वीडियो भी बनाए पहले। तो अपने हिसाब से उसको करते रहो, बीच-बीच में कुछ-कुछ पुराने प्रश्न पत्रों की आंसर राइटिंग करते रहो। जो टॉपर्स की कॉपीज़ है, वो अपने सब्जेक्ट में देखते रहो। तो हर एक सब्जेक्ट में यही करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, कि मेरा ये मानना है कि आप में से कोई एस्पिरेंट कोचिंग नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो यदि आप पिछले 5-7 साल के मेंस के क्वेश्चन पत्र को सही से लिखकर आंसर राइटिंग कर लेते हो, तो आपका बहुत हद तक, मतलब कह सकते हैं, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपका काफ़ी हद तक काम भी हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो हम सिलेबस पे आते हैं। ये तो जो प्रैक्टिकल बिंदु थे, आपको बताना ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, सबसे पहले यही होता है। और मेरा ये मानना है कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, सफिशिएंट है। आपको पढ़ना है, ये काम कोचिंग वाले करवाते हैं, ये काम आप खुद कर सकते हो, तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। और सिलेबस में मेरा एक मानना है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का रखो। जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मेरे पास सिलेबस दोनों चीज़ों के हैं, क्योंकि कई बार हिंदी वाले में क्या होता है, मिसप्रिंट होता है, इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो यहाँ पे लिंकेजेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इसके बारे में पूछा गया, यानी उग्रवाद के बीच में क्या संबंध है। सेकंड जो टॉपिक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम अभी क्वेश्चन पत्र देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा पूरा का पूरा सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, एज इट इज वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाहर से कहीं से नहीं आता है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले जो शासन विरोधी तत्व है या गैर शासन विरोधी तत्व है, उनकी भूमिका क्या है, जो हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। थर्ड इसमें चैप्टर है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें और धन शोधन और इसे रोकना। देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, कैसे करंट अफेयर को ऐड करना होता है। तो जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हिंदी का पढ़ रहे हो
या इंग्लिश का पढ़ रहे हो, मेरी सलाह होगी आप एक इंग्लिश का और एक हिंदी का पढ़ो। हिंदी में आप दैनिक जागरण प्रीफर कर सकते हो और इंग्लिश में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक पढ़ना है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो या कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, कोई सूचना पढ़ते हो या कोई खबर पढ़ते हो, तो आपको ये पता होगा ना कि यार ये मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है क्या, कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारे सिलेबस में है और उसके साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे आजकल अफवाह वाले मुद्दे होते हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और भी चैलेंज है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, इनमें काफ़ी मुद्दे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे हैं, इनको रोकने के उपाय क्या है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है तो इसको रोकने के लिए उपाय के बारे में कई बार विधेयक चर्चा में रहता है, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपका ये सिलेबस है, सिलेबस से जुड़ी हुई कोई भी बात आती है उसको मेंशन करना है अपने नोट्स में। यही तरीका होता है। सिक्योरिटी चैलेंज देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, संगठित अपराध के आतंकवाद के साथ जो संबंध है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। मानव तस्करी के या जो भी अफीम वाले मुद्दे हैं, आतंकवाद के साथ जोड़कर इनको पूछा जा सकता है। और इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा बल और उनकी संस्थाएं, मतलब भारत में कौन सी सिक्योरिटी फोर्स कहाँ काम करती है बॉर्डर एरियाज में, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो ये हमारा सिलेबस है, किसका, इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस है। क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी सिलेबस का टॉपिक छोड़ना नहीं है। अपने सिलेबस को लेकर जागरूक रहते हो, सिलेबस को लेकर आपने छोटे मोटे नोट्स भी बना लिए ना, तो आपका सिलेक्शन रुक नहीं सकता। बहुत सारे एस्पिरेंट यही गलती करते हैं कि मेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि हमारे सिलेबस में कौन सी चीज़ें कहाँ मेंशन है। 5 साल के पेपर की उन्होंने कभी आंसर राइटिंग नहीं की, तो कहाँ से इंटरकॉल होता है। और मेरा जब प्री होता है, जैसे मेरा 3 बार इंटरकॉल हुआ, तो जब प्री के बाद में मैं यही काम करता हूँ, सिलेबस उठाता हूँ, पुराने प्रश्न पत्र को सामने रखता हूँ और उनको ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ आंसर राइटिंग करता हूँ, टॉपर्स की कॉपीज को देखते हुए, और फिर इजीली इंटरकॉल हो जाता है। मेंस में अच्छे मार्क्स भी आ चुके हैं, तो आप लोगों के भी आएंगे जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे समझते हैं, जो मेरे प्रयासों को मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी ये फायदा मिलेगा, मिल रहा है उनको फायदा। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। और इसमें ध्यान क्या रखना है, 50 मार्क्स, ये 250 में से 50 मार्क्स क्या है आपका, इंटरनल सिक्योरिटी। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक है वो 100 मार्क्स के आसपास हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20-30 मार्क्स के आते हैं। इन्वायरमेंट का 1 क्वेश्चन आता है, साइंस टेक के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर पाओ। 50 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 4 क्वेश्चन में ये आता है 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले और 2 क्वेश्चन कौन से, 15 मार्क्स वाले। तो ये इसका मामला रहता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी सिलेबस की, और यही थीम हमेशा कायम रखनी है आपको। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जीएस में, जीएस के सभी प्रश्न पत्र में आपको ये रखना है कि सबसे पहले काम क्या होता है, पढ़ाई का क्या तरीका होता है, सिलेबस को देखना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है। अब सिलेबस तो हमने देख लिया, अब पढ़ना कैसे है। पढ़ने ये थोड़ी है कि सिलेबस देखने के बाद तुरंत आप किताब उठा के नोट्स उठा के पढ़ने लग गए, ये तरीका नहीं होता है। पढ़ने का ये तरीका होता है सेकंड तरीका। पहला तरीका सिलेबस देखना और दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन पत्र देखना। अब जैसे ये जीएस 3 है, तो जैसे मेरी स्टडी टेबल है, तो मेरी स्टडी टेबल पर मेरा सिलेबस रहेगा और पुराने प्रश्न पत्र रहेंगे। जैसे अभी मैं जीएस 3 पढ़ रहा हूँ, तो जीएस 3 का प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न पत्र 10 साल के मेरे पास हैं, और ये फोटोकॉपी आराम से यूपीसी की साइट से निकाल सकते हो, या मार्केट से अनसोल्व पेपर या सोल्व पेपर की आती है वो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं करता हूँ कि यूपीसी की वेबसाइट पे जो उसकी फोटोकॉपी निकाल लिए। ठीक है, फोटोकॉपी वाला रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश में साथ में आता है, बहुत ही मतलब आसानी से हम डाउनलोड कर लेंगे इसको। हर जगह गूगल पे या कहीं भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये 2021 का पेपर है। क्वेश्चन पहला देखते हैं कि चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। तो अब सिलेबस हम एक बार दोबारा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। सिलेबस में साफ लिखा हुआ था यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग वाला अभी हम देख रहे थे कि सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि धन शोधन जो लिखा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें और धन शोधन और इसे रोकना। क्वेश्चन क्या है कि चर्चा कीजिए किस प्रकार उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। देखो कितना आसान है, सिलेबस में साफ लिख रखा है मनी लॉन्ड्रिंग और इसके रोकने के उपाय, इसमें लिख रखा है धन शोधन उसके रोकने के उपाय। इंग्लिश वाला आप देख सकते हो, साथ में दोनों रखोगे तो ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, सिलेबस में यही बात लिख रखी है और यही क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे मतलब वर्तमान में वैश्वीकरण इसके लिए चुनौती बन रहा है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या प्रयास किए गए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन सा कानून है, कौन सा विधेयक इसमें पारित किया गया है, या नए कोई प्रावधान हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना आप कि देशों के बीच को लेकर ये क्या होता है, मतलब इस मामले में होता है कुछ ना कुछ। जैसे आपने ये देखा होगा, एक वो संस्था है FATF, वो काम करती है इसको लेकर। राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑलरेडी कानून बने हुए हैं,
वो हो गया मामला। इसके अलावा जैसे वर्तमान प्रौद्योगिकी में कोई भी चीज़ आ सकती है आजकल, चाहे सोशल मीडिया हो या गेमिंग सिस्टम हो, इनमें भी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे छुपाया जा सकता है, उसके माध्यम से कैसे फंडिंग की जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। वैश्वीकरण में आज क्या हो गया, पूरा विश्व एक गांव बन गया है, तो आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से हो जाती है। तो उसको रोकने के क्या उपाय है, कैसे और भी कानून बने हैं, उसको लेकर आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन सिलेबस पढ़ोगे ना, तो एक पेज के अंदर आपके पास सफिशिएंट है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का एक पेज के अंदर आपके पास नोट्स है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे मतलब ये हमारी मतलब राष्ट्रीय जो नेशनल सिक्योरिटी उसको प्रभावित करती है, कौन कौन सी प्रौद्योगिकी है, कौन कौन सी वैश्वीकरण के मुद्दे जो इनको प्रभावित करते हैं। या आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ना कोई चीज़ें चर्चा में रहती है, आर्टिकल में चर्चा में रहती है, वो आप नोट्स डालते जाओगे, नोट्स के साथ ऐड करते जाओगे। तो नोट्स कैसे बनाओगे, नोट्स जब आप ऐसे बनाओगे, एक पेज में आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के है, भारत में इसको लेकर क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो हमेशा चर्चा में रहती है, साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ देना ताकि जब भी न्यूज़पेपर में कोई चीज़ें चर्चा में हो तो यहाँ चिपका सको। तो ये तरीका होता है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यही होता है ट्रेंड एनालिसिस, कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को सही से देखते हो तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे आगे चलना है। तो इसमें ये नहीं होगा कि आप पीएचडी करने बैठोगे, इसमें ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप 50 पेज में मनी लॉन्ड्रिंग के नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल नहीं बनाओगे। एक दो पेज में आपके पास इतने सफिशिएंट नोट्स है कि कैसा भी क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आए उसको आप हैंडल कर लोगे। यानी आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 50 वर्ड आपके पास नोट्स है ना, तो उसको 200 वर्ड में कैसे बनाना है, ये आपकी माइंड की क्षमता होगी जब आप पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में देखते हैं क्या है। ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पेज में लिखना होता है, वहाँ स्पेस कितना खाली आएगा, 2 पेज आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये 150 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, और इनके मॉडल आंसर भी साथ चलेंगे। जैसे मैं आपको ये करवाऊंगा, पहला क्या तरीका होगा हमारा, पहला तरीका होगा हम सिलेबस कवर करेंगे, नोट्स देखेंगे इनके कैसे नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स आपको दूंगा फ्री में, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम सब कुछ फ्री में पढ़ने वाले हैं, इसकी चिंता मत करना, आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा इनका। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जैसे टॉपिक पूरा होता है, जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लिया, तो हम क्या करेंगे, फिर 20-25 मॉडल आंसर लेंगे, डेली आपके साथ लिखूंगा, आप मेरे साथ लिखोगे। तो ऐसे करते करते 5 महीनों में जो भी हम कवर कर पाते हैं, नवंबर दिसंबर तक, मतलब प्रीलिम से पहले अपना मेंस का पूरा मामला हम निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे आधुनिक भारत है, उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ना। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो मैं नहीं पढ़ा सकता, आप जानते हो अकेला व्यक्ति इतना नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वहाँ पे आपको गाइड करूंगा कि हाँ ये किताबें ये पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो, इसमें सफिशिएंट है, या किसी कोचिंग के नोट्स देख लो या कोई वीडियो देख लो, वहाँ पे मैं गाइड करता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। देखो साफ साफ सिलेबस में क्या लिखा हुआ था कि चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो अब बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिलेबस में तो हमें ये भी जानना होता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे इससे थ्रेट होता है, कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को ये नुकसान पहुंचा सकती है, कैसे इसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं उनको साथ में लेकर चलना है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर तो आजकल बहुत ज़्यादा मामला बन रहा है, डेली मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है साइबर सिक्योरिटी का, या कोई ना कोई आर्टिकल चर्चा में रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारी कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, सीमा पार से होने वाले जो साइबर हमले हैं, इसमें कई सारे आयाम आएंगे। तो पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपकी माइंड भी ऐसे डेवलप होगा कि नोट्स कैसे बनाओगे, कि इस टाइप के नोट्स बनाओगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन और देखते हैं 2021 के। तो ये सिलेबस और क्वेश्चन पत्र आपके टेबल पे होने ही चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। मैंने यहाँ पे जब एनालिसिस करा तो ये लिख भी दिया है एनालिसिस करते समय कि जैसे 2021 में 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए, 2020 में सेम पैटर्न रहा है, 2019 में भी रहा है, 2018 में 40 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहे, 2017 में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल एवरेज क्या पैटर्न है कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने, 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 50 मार्क्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, एक एक मार्क्स की भूमिका होती है। यदि आप बिल्कुल सिलेबस नहीं पढ़ के जाते हो तो 50 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे, 4 क्वेश्चनों में कितने कितने 2-2 नंबर आएंगे मुश्किल से। और यही आप पढ़ के चले जाते हो तो 50% आते हैं, यानी 25 मार्क्स आते हैं। तो आपको कितने मार्क्स बढ़ गए, लगभग 10 से 15 मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं। और मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ, मुझे पता है, जब मेरा एक बार फाइनल सिलेक्शन से मैं 10-15 नंबर दूर रहा था, तो ये देख लो ना कि कहीं ना कहीं कमी थी, कि कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसी गलती की कि सिलेबस को सही से नहीं देखा, पुराने प्रश्न पत्र नहीं देखे। तो मेरा ये मानना है यार, एक एक मार्क्स के लिए जो लड़ाई कर लड़ो, अपनी तरफ से पूरा मतलब एफर्ट लगाओ, कोई कमी नहीं छोड़नी है। यही तरीका होता है पढ़ने का, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य, सिलेबस में यही बात लिखी हुई है कि बाह्य राज्य मतलब नॉन स्टेट एक्टर की हम बात करते हैं, सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखो सिलेबस में ये चीज मेंशन है ना, और क्वेश्चन किसका पूछा है, यही पूछा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इन संकटों को मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। अब ये जानते हो ना कितना मतलब सिलेबस में साफ साफ लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होगा कि
नॉन स्टेट एक्टर कौन होता है, स्टेट एक्टर कौन सा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है, तो इनको जब हम ढंग से पढ़ेंगे तो इन पर खुल के चर्चा करेंगे। अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन होते हैं वही से क्वेश्चन बनता है, एज इट इज वही बनता है, सिलेबस ही क्वेश्चन बनता है। तो आप इनको यदि सही से पॉइंट वाइज फॉर्म में या नोट्स बना के पहले से तैयार रखते हो तो आप ये सोचो ना कितना आगे निकल सकते हो। ठीक है, फिर आगे आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों, अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे उन्मूलन के लिए कितना साधारण क्वेश्चन है। और आतंकवाद हमारे हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि 2-3 जगह मेंशन है कि एक तो संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ क्या संबंध है, इसके अलावा उग्रवाद, आतंकवाद, इनको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये 15-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें 3 पेज खाली आते हैं। यूपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे फिर 3 पेज खाली आएंगे। 15 मार्क्स वाले के लिए 3 पेज आपको स्पेस मिलेगा, 10 मार्क्स वाले के लिए 2 पेज आपको स्पेस मिलेगा। तो ये पहले से प्रैक्टिस करके आप रख सकते हो। आगे हम 2020 के क्वेश्चन में जाते हैं और एवरी टॉपिक के आपको ऐसा ही विश्लेषण करना है जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे हम 2020 के क्वेश्चन पत्र देखें तो यहाँ पे 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इसके खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी है ना, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, किस प्रकार हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या और कुछ में क्या उपाय हो सकते हैं देखना। प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों के स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। तो ये बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट से टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट का देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिक्योरिटी चैलेंजेस देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। देखो सीधा सीधा सिलेबस में वही चीज मेंशन है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पत्र देखते देखते सिलेबस को एनालिसिस करते करते हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आगे जो 15 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है, प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को किस प्रकार सामरिकों को अपनाना चाहिए। वही बात है देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लिखा हुआ है ना, ये शुरू में लिखा हुआ था कि कैसे विकास और उग्रवाद में क्या संबंध है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में कैसे डेवलपमेंट, हम जानते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट एक तो वहाँ के जो एरिया पहाड़ी इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है, तो जो डेवलपमेंट है वो सही से पहुँच नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे समस्या फिर क्या होता है, उग्रवाद की समस्या आती है, क्षेत्रवाद की समस्या आती है, कहीं नक्सलवाद की समस्या आती है। तो इनको जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सीमाओं पर सीमापार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका विवेचन कीजिए। जो लास्ट पॉइंट है ना, वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसी देयर मैंडेट। देखो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो सिक्योरिटी फोर्स है किस एरिया में काम करती है, बॉर्डर एरिया में काम करती है। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बीएसएफ इनके बारे में है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस में कितना छोटा सा सिलेबस है, क्वेश्चन घुमा के वहीं से इसी के अंदर से आते रहेंगे, बार बार बदलते रहेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है, करंट अफेयर साथ में रखते रहोगे तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को जोड़कर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आराम से हैंडल कर सकते हो। तो मेंस की यही खास बात है कि यदि आपने स्टैटिक पॉइंट के नोट्स बना लिए और करंट अफेयर में जो भी चीजें आपके सिलेबस से में से चर्चा में रहती है उनको धीरे धीरे इनके साथ ऐड करते चले गए, तो आपके मार्क्स कहाँ रुकेंगे। फिर आपको जब इतना आप प्रयास कर लोगे, इतना एफर्ट आप लगा दोगे, तो ना तो किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ना फालतू में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स में लगाने पड़ेंगे। जब कुछ दिन मेंस के एग्जाम लिखोगे, आप प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आपकी मतलब वहाँ खुशी आएगी कि आप मैंने जो एफर्ट लगाया वही तो यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, एक बार 2019 के पेपर को देख लेते हैं। 2019 का मेंस मैंने भी लिखा है तो दिखा देता हूँ। जैसे इसमें कौन से क्वेश्चन आए, एक तो ये क्वेश्चन देखो, साइबर डोम परियोजना क्या है, स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। अब जैसे मैं उस साल मेंस लिख रहा था, मुझे ये पता नहीं था कि साइबर डोम क्या है, मुझे नहीं पता था, रियल में नहीं पता था। लेकिन क्वेश्चन तो अटेम्प्ट लेना है, कुछ ना कुछ तो उसमें लिखना है, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे तो कुछ तो मार्क्स देंगे, कम से कम 2-3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता था कि हमारे सिलेबस में GS3 सिलेबस में क्या है, साइबर सिक्योरिटी है, तो साइबर डोम कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। प्लस इसमें आगे लिख भी दिया कि साइबर डोम स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रण में किस प्रकार उपयोगी बनाता है। तो ये साइबर डोम शायद साउथ इंडिया किसी राज्य की परियोजना थी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसलिए चर्चा में रही थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैंडल किया गया था बाद में, इसको जोड़ के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में साइबर सिक्योरिटी को जोड़ के कुछ न कुछ इसमें लिखने का प्रयास किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी बिंदु है, कैसे हम इनसे फायदा हो सकता है, लाभ दिखा दिया भाई, कैसे इंटरनल सिक्योरिटी में या बैंकिंग में इनमें आजकल जो अपराध हो रहे हैं उनको कैसे हम इससे रोक सकते हैं। तो कुछ न थोड़ी बहुत वही बोलते हैं ना, कई कई क्वेश्चन जो बाउंस आते हैं उनको भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और कैसे झेल पाओगे, यदि आपने सिलेबस सही से पढ़ रखा है, आपको ये पता है कि ये मेरे इस टॉपिक से आया है, तो उसके आसपास की चीज़ें क्या है जिसको मैं इसके साथ इंगेज कर सकता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंद लगाने से संबंधित एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, वही आतंकवाद से जोड़कर, उग्रवाद से जोड़कर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे हम देखते हैं
2018 के क्वेश्चन की 2019 के 2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये देखो एकदम एनालिसिस हमारा सही रहता है कि 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो हम पहले से इन चीज़ों को लेकर तैयार रहेंगे और बहुत ही कम एफर्ट लगा के हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरीके से भारत सरकार में हाल ही में थोड़ा हिंदी इसकी काफ़ी जटिल है, तो इंग्लिश भी साथ में देखना, ठीक है। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आया इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, मानवाधिकार संगठन से जुड़ा हुआ। एक आगे फिर नॉर्थ ईस्ट में फिर से मतलब वही उग्रवादी घटनाओं को लेकर भारत म्यांमार सीमा यानी सीमा वाला बॉर्डर सिक्योरिटी जो है मामला, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के साथ थोड़ी सी चुनौती रहती है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी देखते रहना, ठीक है। आगे फिर हम 2018 वाले क्वेश्चन देखें तो इसमें देखना वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ये उस साल इतना चर्चा में रहा था न्यूज़पेपर में कि वामपंथी उग्रवाद को लेकर इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा था कई किताबों में, या ये मतलब साफ साफ था न्यूज़पेपर में, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इस साल जो आप मेंस लिख रहे हो, आप न्यूज़पेपर सही ढंग से पढ़ रहे हो, तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बड़े वाले भी आए थे, किस प्रकार आए थे। डाटा सिक्योरिटी उस साल कितना चर्चा में रहा था, आपको पता है बी एन श्रीकृष्णा कमेटी बनी थी उस साल, तो ये GS2 में भी ये क्वेश्चन आया था, GS3 में भी क्वेश्चन आया था। तो आप ये समझ पा रहे हो ना कि करंट अफेयर में जो भी चीज़ें चर्चा में रहती है उनको सही ढंग से क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेपर 2 और 3 है ना, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका करंट अफेयर पर। 70% आपका करंट अफेयर ही आएगा। स्टैटिक पार्ट के साथ आप करंट अफेयर सही से पढ़ते हो तो इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पहले से चर्चा में था, मैंने पहले नोट्स बनाया था कि ये भी उस साल चर्चा में था, जो अफीम वाला था ना। अफीम जैसे आपने गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल इनके नाम सुना होगा, अफगानिस्तान और इधर म्यांमार की तरफ, वही सेम क्वेश्चन आया था। मैंने पहले ही तैयार कर रखा था एक मैप बना के, मैंने कई बार आपको भी बताया इस बारे में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। 2017 के भी क्वेश्चन देखेंगे तो सेम साइबर आक्रमण से संभावित खतरों रोकने के उपाय क्या, सिंपल क्वेश्चन है। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ, विकास और उग्रवाद से जुड़ा हुआ टॉपिक है उसके साथ में, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो ये आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। ये पहला वीडियो हमारा था इंटरनल सिक्योरिटी में, इंट्रोडक्शन वीडियो था, एक तरह से ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो था। जरूरी होता है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कि जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपको जैसे इन वीडियो की नीड नहीं है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनना जरूरी था। कल से या परसों से क्या करेंगे, एक दिन छोड़ एक दिन, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ अभी, तो एक दिन नोट्स बनाएंगे, एक दिन आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, तो ऐसा हमारा सिलेबस चलता रहेगा और कोशिश जारी रहेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।